Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. नमस्कार दोस्तों, टेक इन्फो एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपके लिए एक नया चैप्टर पॉलिटी का, जिसका नाम है संविधान की विशेषता। संविधान की इस विशेषता में हम पढ़ेंगे जितने भी चैप्टर आएंगे आगे में, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, उसके अलावा नागरिकता हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। तो इन सारे चैप्टर का जो प्रारंभिक हिस्सा है, उसका जो क्या उद्देश्य है इन सब चैप्टरों का, तो संक्षिप्त में हम जानकारी प्राप्त करेंगे संविधान की विशेषता में। और इस संविधान की विशेषता के साथ साथ हम क्वेश्चन बैंक प्रीवियस पेपर के वो भी करते चलेंगे, चाहे वो बीपीएससी में आया हो, एसएससी में आया हो, रेलवे में आया हो। दो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो भी आने की संभावना है, हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन यहीं पे करेंगे। उसके बाद आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं रूम पे, घर पे बैठ के। जो भी क्वेश्चंस डाउट मिले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं संविधान। देखा जाए तो भारत में संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा ने किया। संविधान सभा के फलस्वरूप संविधान का निर्माण हुआ। और जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया, उस कैबिनेट मिशन ने संविधान का निर्माण, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया 324 सदस्यों की मदद से। और ये 324 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद संविधान का निर्माण हुआ। इसमें 114 दिन की बहसें हुई, 114 बहसें शामिल थी इस संविधान में। टोटल ये सब पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषता। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों बता दें कि इतने मेहनत के बाद और इतने समय में जो संविधान बना, ये भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो भारत का संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बात आती है लिखित संविधान की। तो लिखित संविधान सबसे पहले फ्रांस ने लाया। लिखित संविधान को सबसे पहले फ्रांस ने लाया, आपको ये बात भी जाननी होगी। अब ये जो संविधान बना है दोस्तों, भारत का संविधान, ये 2 स्रोतों से मिलकर बना है। एक तो आंतरिक स्रोत है और दूसरा बाह्य स्रोत है। एक आंतरिक स्रोत है, एक बाह्य स्रोत है। ये आंतरिक स्रोत क्या है और बाह्य स्रोत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आंतरिक स्रोत का मतलब होता है, आंतरिक स्रोत का मतलब होता है कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके पहले अंग्रेजों का शासन था। और यदि हम बात करें 1935 की भारत शासन अधिनियम की, जो कि हम लोग देख चुके हैं, पहले क्लास में भी देख चुके हैं और पहले क्लास में ही इसके बारे में 1935 के अधिनियम में अच्छे से जाने हैं। आज भी हम इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। 1935 की भारत शासन अधिनियम, ये जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, इस समय में टोटल देखा जाए तो 14 भाग था, 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूचियां थी। आप एक एक बात को नोट करते चलें, क्योंकि जब आप उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन इसी नोट से होंगे दोस्तों। इतनी अनुसूचियां थी। तो इसमें से जो 200 अनुच्छेद था, हूबहू कॉपी करके अपने संविधान में पेश कर दिया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारे संविधान के लिए आंतरिक स्रोत का काम किया 1935 की भारत शासन अधिनियम। पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। इतनी संविधान अनुसूचियां अनुच्छेद होने के वजह से इससे 1935 के भारत शासन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा गया। इसे लघु संविधान कहा गया। इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो अनुच्छेद। अब यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये कितनी है, तो वर्तमान में इसके 25 भाग हो गए हैं और 465 अनुच्छेद हो गए हैं और
12 अनुसूचियां हो गई है। तो दोस्तों वर्तमान में इतने भाग, इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां हो चुकी है, आपको ये याद रखना होगा। अब बात आती है, ये तो आंतरिक स्रोत हो गया 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब सवाल आता है बाह्य स्रोत का। बाह्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो संविधान का जब अध्ययन किया गया था, 324 सदस्यों ने मिलकर के जो संविधान का अध्ययन किया था, उस 324 सदस्यों ने कुछ 60 देशों से अधिक देशों का संविधान को अच्छे से पढ़ा और पढ़ने के बाद जो उसके मेन फैक्ट बने, जो मेन रूल बने, उस रूल को अपने भारत के संविधान में जोड़ा। जैसे आपको बता दें, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे अभी अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य, हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। अगले चैप्टर सब इसी सब का चैप्टर होगा, नागरिकता वगैरह वगैरह इत्यादि बहुत चीजें हैं। तो अभी हम बेसिकली जानते हैं कि जो 60 देशों से अधिक देशों का संविधान को अध्ययन किया गया और अध्ययन करके ये और भी चीजें हैं जिसको कि इसमें अपने संविधान में जोड़ा गया। जैसे मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस के संविधान से लिया गया। तो इसी तरीके से जो चीजें हैं दोस्तों, ये सब चीजें जैसे संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो हम वहां पे क्या क्या कहां से लिया गया हम सब डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हमको यही जानना है कि 60 देशों से या अन्य देशों से जो संविधान का जो रूल्स है उसको कॉपी अपने संविधान में किया गया, यही संविधान के लिए बाह्य स्रोत का काम किया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं बाह्य स्रोत भी आपको नम्यता और अनम्यता, दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। हमारा संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है। तो अब किस रीजन से हमारे संविधान को नम्य कहा गया और किस वजह से संविधान को अनम्य कहा गया? तो यदि संविधान का संशोधन, इसका संबंध नम्यता और अनम्यता का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। सवाल ये उठता है कि यदि संविधान का संशोधन साधारण तरीके से हो, ठीक है, यदि हम बात करें संशोधन की, तो संशोधन साधारण तरीके से हो। क्या है साधारण तरीका? संशोधन साधारण तरीके से हो तो उसे हम इसी वजह से संविधान को नम्य कहा गया। अब साधारण तरीका क्या है? तो साधारण तरीका यह है, यदि संसद यदि 2/3 बहुमत के साथ, यदि संसद 2/3 बहुमत के साथ संविधान में संशोधन करता है, ठीक है, 2/3 बहुमत के साथ संविधान में संशोधन करता है, तो इस तरह के संशोधन को साधारण संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, साधारण संविधान संशोधन किया जाता है और साधारण संविधान संशोधन के वजह से ही संविधान को नम्य कहा गया। नम्य तो आप समझ गए। अब बातें हैं अनम्यता पे। अनम्यता क्या है? जिस संशोधन यदि संशोधन विशेष तरीके से हो, संशोधन यदि विशेष तरीके से हो, तो विशेष तरीके से संशोधन यदि हो तो उसे हम कहेंगे अनम्य प्रकृति का संविधान, मतलब कठोर। अनम्यता को कठोर भी कहते हैं। तो विशेष संविधान संशोधन क्या है? तो संसद 2/3 बहुमत से पास तो करे ही, 2/3 बहुमत से संसद तो पास करे ही, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य, ठीक है, आधे से अधिक राज्य को भी पास करना होगा। आधे से अधिक राज्यों को भी, आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि कहने का मतलब है कि यदि संविधान संशोधन इस तरीके से हो जिसमें संसद कोई भी नियम को बनाने के लिए 2/3 बहुमत के साथ, यदि कोई भी मान लीजिए कोई एक्ट लाना होता है, जैसे मान लेते हैं CAA आया था कुछ दिन पहले, तो CAA जो है, पहले CAB था, चार्टर अमेंडमेंट बिल,
उसके बाद जब वो कोई बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट कहलाता है। CAA चार्टर अमेंडमेंट बिल, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था पहले, उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट, पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल था और जब वो पास हो गया तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहलाया। तो कहने का मतलब है कोई भी रूल है तो उस रूल को यदि विशेष तरीके से संशोधन किया जाता है तो वो विशेष तरीके से संशोधन हमारे संविधान में औन्नम्यता को मतलब कि संविधान जो है नम्यता और औन्नम्यता तो देगा ही, साथ में देगा अंशतः कठोर, इस शब्द को यूज करेगा, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। कहेगा संविधान की प्रकृति है तो ऑप्शन देगा ये भी अंशतः कठोर अंशतः लचीला, तो आप ये भी सही करेंगे। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखेगा देखने के लिए मिलेगा, इसका मतलब ये होता है नम्यता और औन्नम्यता का मतलब ये भी कहीं हम यूज कर सकते हैं इस शब्द को, कठोर कम और लचीला अधिक। दोस्तों ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो भी एक्ट लागू होता है, बेसिकली हम लोग साधारण संविधान संशोधन के द्वारा ही एक्ट लागू हो जाता है, लेकिन यदि उसका विरोध ज्यादा होता है तो उसके लिए विशेष संविधान संशोधन या कोई इंपॉर्टेंट एक्ट होता है, महत्वपूर्ण एक्ट होता है, तो उसके लिए विशेष संविधान संशोधन की प्रक्रिया जारी की जाती है और वो कठोरता को दिखाता है। इसलिए ये केस कठोरता वाला कम होता है और लचीला वाला अधिक होता है, क्योंकि साधारण संविधान संशोधन से ज्यादातर एक्ट पास हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये भी ऑप्शन यदि मिले आपको क्वेश्चन में तो सही होगा, ये भी ऑप्शन मिले तो भी आप सही करेंगे। अब आते हैं आपके डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, देखते हैं डिस्प्ले पे क्वेश्चन। कहता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है, एक मिनट, हाँ देखिए दोस्तों, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका ऑप्शन देख रहा है, पहले नंबर ब्रिटेन, 2 नंबर भारत, C नंबर कनाडा और D नंबर दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर B होगा, भारत। अभी हमने बताया है, ऐसे क्वेश्चन आया है, RRB 2002 में पूछा था ये। कहता है भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका ऑप्शन है A नंबर कठोर, B नंबर लचीला, C नंबर नहीं कठोर नहीं लचीला और D नंबर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो आपको टिक करना है D नंबर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ये 13 में UPPCS में पूछा हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ऑप्शन A नम्य, ऑप्शन B अनम्य, ऑप्शन C कहता है नम्य और अनम्य और ऑप्शन D कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा C नम्य और अनम्य। ठीक है, संविधान पर प्रभाव। तो दोस्तों बता दें कि भारतीय संविधान पर जो प्रभाव पड़ा है 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अभी आपको पता है कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसे लघु संविधान कहते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है अभी तुरंत देखें आप, इसमें देखा जाए तो 14 भाग है, 321 अनुच्छेद है और 10 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों यहां से 200 अनुच्छेद को कॉपी किया गया, इसीलिए कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 का भारत शासन अधिनियम से पड़ा था। उस समय क्या था दोस्तों कि ये कॉपी जिस समय किया गया था उस समय ब्रिटिश सरकार प्रभुत्व में थी, अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा ब्रिटिश संविधान का पड़ा है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? तो ब्रिटिश संविधान का पड़ा है। ये भी आप याद रखें, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटिश संविधान का पड़ा है। भारत संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटिश संविधान का पड़ा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रिटिश में उस समय संसदीय शासन प्रणाली था, संसदीय शासन प्रणाली था, शासन प्रणाली था। ब्रिटेन में उस समय संसदीय शासन प्रणाली था। अब दोस्तों सवाल ये आता है, अतः हमारे भारत का भी जो संविधान है उसमें संसदीय शासन प्रणाली के तरीके से हमारा संविधान अनुसरण करता है। अब आते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है क्या। तो दोस्तों बता दें आपको, जो शासन प्रणाली है, बेसिकली शासन प्रणाली
पूरे विश्व की शासन प्रणाली की बात की जाए तो शासन प्रणाली दो तरह का होता है। कौन कौन सा शासन प्रणाली? तो एक शासन प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारे देश में है, एक संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरा होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब जानते हैं बारी बारी से संसदीय शासन प्रणाली क्या है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है। मैं इसे मिटा रहा हूं। दोस्तों आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है हमारा संसदीय शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली में देश का जो मुखिया होता है, इसमें जो देश का मुखिया होता है, देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। अभी हम संविधान पढ़ेंगे आगे तो उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तो हम डेमो देख रहे हैं सारे चैप्टर का। तो देश का जो मुखिया होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है, देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, और सरकार का मुखिया वो प्रधानमंत्री होता है। इस तरह के शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। देश का मुखिया तो राष्ट्रपति हुआ, लेकिन राष्ट्रपति को पावर नहीं होता है यहाँ पे। जो संसदीय शासन प्रणाली वाले देश होते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली वाले जो देश हैं, उस देश की श्रेणी में भारत, ब्रिटेन, जापान इत्यादि आते हैं। जैसे ये भारत में है, जापान में है, ब्रिटेन में है, तो इन सब कंट्री में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। तो दोस्तों यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि देश का मुखिया तो राष्ट्रपति जरूर होता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद अपने मन से काम नहीं करता, वो प्रधानमंत्री के सलाह पे काम करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसे हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। इसी वजह से देश का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के सलाह पे काम करता है। इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। ये शासन प्रणाली जो है भारत में है, जापान में है, ब्रिटेन में है, इन सब कंट्री और सब कंट्रियां हैं, उसमें ये सारी शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है। अब बात आती है दोस्तों अध्यक्षीय शासन प्रणाली की। संसदीय तो हो गया, दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये क्या होता है दोस्तों अध्यक्षीय शासन प्रणाली? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहता है कि जो राष्ट्रपति होता है, इसमें देश का मुखिया जो होता है, देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। लेकिन सरकार का मुखिया जो होता है दोस्तों, जो कैबिनेट होता है, इसमें भी सरकार का मुखिया मतलब कैबिनेट, मंत्रिमंडल, उसका मुखिया पीएम होता है, लेकिन देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो पावर तो चला गया पीएम के पास, और राष्ट्रपति जो भी काम करता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है, इसलिए पावर प्रधानमंत्री के पास चला जाता है। संसदीय शासन प्रणाली पे सर्वोसर्वा एक तरह से देखा जाए तो पीएम होते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि देश का मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का मुखिया का बात किया जाए तो सरकार का मुखिया यहाँ पे राष्ट्रपति ही होता है, नॉट कि पीएम। सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है, तो पावर सरकार राष्ट्रपति के पास रह गया, तो इसलिए संसद अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पावर राष्ट्रपति के पास रहता है। एग्जाम्पल देने अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ कहाँ पे है तो आपको बता दें, अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका, इसकी शुरुआत जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की लिख लीजिए, इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से, शुरुआत हुई थी अमेरिका से, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी अमेरिका ही है, इसको भी याद रखें। शुरुआत अमेरिका से हुई थी, ठीक है। और कौन कौन देशों में अध्यक्षीय प्रणाली है तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, और सब कंट्री में भी अध्यक्षीय प्रणाली है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अगर हो गया और भी कंट्रियां हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका, ये सब देशों में देखने के लिए मिलता है। आपको ये याद रखना होगा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की शुरुआत कौन से देशों में हुई तो अमेरिका में हुई। दोस्तों इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। आते हैं दोस्तों, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों।
स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को सजग बनाने का भी काम करती है। दोस्तों ये जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को सजग बनाने का भी काम करती है। आप लिखते चलें सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को। देखिए, एक और बात मैं बता दूं कि भारतीय संविधान का अभिभावक यदि आपसे पूछा जाए तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक यदि पूछा जाए तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों भारतीय संविधान का अभिभावक पूछा जाए तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। यह आपको याद रखना होगा। दोस्तों भारत में जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक पॉइंट को डील करते हैं, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय मतलब होता है 3 स्तर, मतलब 3 लेवल, मतलब 3 लेवल पर कानून व्यवस्था संचालित होती है और ये ऐसा सिर्फ भारत में ही है। तो 3 लेवल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपको बता दें कि एक तो केंद्र स्तर पर है, केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर है और तीसरा जो है स्थानीय स्वशासन, इस लेवल पर है, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। दोस्तों कानून व्यवस्था को केंद्र सरकार संचालित करती है, राज्य सरकार भी संचालित करती है और स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज को भी ये अधिकार दिया है। दरअसल ये संविधान संशोधन 73वें और 74वें के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये आपको याद रखनी होगी। ये बता दें आपको दोस्तों कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 73th और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो विश्व जो परिसंघ है, इस परिसंघ के 2 रूप हैं। कौन सा? एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। लेकिन अपने यहाँ त्रिस्तरीय है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज। ये कब जोड़ा गया? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, ये है विश्व में जो परिसंघ है उसके तहत। ठीक है दोस्तों। अब भारत के संविधान में, अब भारत की बात करते हैं। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। राज्यों का संघ इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सारे राज्यों को मिलाकर के एक भारत का निर्माण हुआ है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें। दूसरा है कि भारतीय संविधान में इसे संघीय शब्द की जगह पर राज्यों का संघ कहा जाता है। पहले जो है ये जो राज्यों का संघ नाम है, पहले इसका नाम संघीय हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। तो इसे संघीय की जगह पर राज्यों का संघ कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो राज्यों का संघ का नाम पहले क्या था? तो पहले नाम इसका संघीय हुआ करता था। संघीय की जगह पर इसे राज्यों का संघ कहा जाता है। यो भी मैं लिख दे रहा हूं, इसे भी। भारतीय संविधान में इसे
संघीय शब्द की जगह पर राज्यों का संघ कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसे लिख दे रहा हूं दोस्तों। भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ये भी याद रखें दोस्तों, ये सारा चीज कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा है और आपको ये चीज याद होना चाहिए। तो समझ में आ गया, जो विश्व में जो परिसंघ है उसके दो रूप हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन अपने यहाँ जो परिसंघ है इसके तहत 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। कहता है भारतीय संविधान में इसे संघीय शब्द की जगह पर राज्यों का संघ कहा गया। पहले इसका संघीय शब्द यूज होता था। भारतीय संविधान जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान तो राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है ही। तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातों को याद रखना चाहिए दोस्तों। संविधान की बात आती है तो संविधान के बारे में एक बात और रिकॉल करना चाहिए। हम पीछे क्लास में, पहले क्लास में देखे हैं, वैसे अभी फिर देख लेते हैं। उसमें हम ये कहे थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही समय में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये जो सर्वोच्च न्यायालय की बात आती है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय की कुछ बात जिक्र कर दें। ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ जिक्र करते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दें। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय में ही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था, सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के समय में ही प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। इस समय जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। आपको ये बताया गया है। तो सर एलिजा इम्पे को जो बनाया गया था, यही सर्वोच्च न्यायालय, ये जो सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। और आगे चलकर 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का नाम 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था कोलकाता में। तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो उस समय इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय था। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार के समय में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय में इसका नाम बदलकर, सर्वोच्च न्यायालय का नाम बदलकर, 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय में सर्वोच्च न्यायालय का नाम बदलकर संघीय न्यायालय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय में यही सर्वोच्च न्यायालय का नाम जो है बदलकर संघीय न्यायालय कर दिया गया। ये बात रखना है। तो अब बात आती है कि ये जो संघीय न्यायालय है, ये संघीय न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में कॉमन है। अब ये जो संघीय न्यायालय है, ये संघीय न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिकी संघ, भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में कॉमन है।
दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय में सर्वोच्च न्यायालय का नाम बदलकर संघीय न्यायालय दिया गया। और ये जो संघीय न्यायालय नाम पड़ा, ये संघीय न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में कॉमन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसलिए हमें ये बताना पड़ा है। आप जब अभी क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। शर्त यही रहेगा कि आप हमारे सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलें और सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स को आप देखते चलें, ताकि क्वेश्चन आए तो आप खुद उसे सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों ये था सर्वोच्च न्यायालय की बात। दोस्तों आइए अब देखते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये जो है दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है। भारत में नागरिकता कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम नागरिकता चैप्टर जो सिटीजनशिप चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पे ये जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि राज्य स्तर पर अलग एवं देश स्तर पर अलग नागरिकता देना। ठीक है, राज्य स्तर पर अलग नागरिकता होना और देश स्तर पर अलग नागरिकता होना ही दोहरी नागरिकता कहलाता है। और ये दोहरी नागरिकता जो है दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, उसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। और मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करता था, लेकिन अब मौलिक अधिकार 7 से घटकर 6 हो गया है। यानी कि एक मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ये मौलिक अधिकार अब 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार सामान्य रूप से समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे कैसी समानता? तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए, छुआछूत ना हो, घूमने फिरने की आजादी हो, सभा सम्मेलन करने की आजादी हो, स्वतंत्रता हो। तो इस तरह की बातें मौलिक अधिकार में किया गया है। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे मौलिक अधिकार चैप्टर में। अभी इतना ही जानना है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति, ये भी एक चैप्टर है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। दोस्तों ये संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। ये भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया गया है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य यह है कि जो कानून बनाते हैं, अर्थात सरकार कानून बनाते हैं, सरकार के नीचे कैबिनेट होता है पूरा, तो वो उसके सामने सामाजिक वो आर्थिक लक्ष्यों को प्रस्तुत करना, ठीक है, ताकि देश वृहद रूप से आर्थिक और सामाजिक समानता की दिशा में आगे बढ़े। यही इसका काम होता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सब समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, डस्टर का आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का अगला पॉइंट आता है मौलिक कर्तव्य। मैं यही पे डील कर दे रहा हूं। अगला पॉइंट आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है। इसके तहत जो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है
प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। इसी प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य होता है दोस्तों। प्रत्येक नागरिकों का यह काम होता है, कर्तव्य होता है प्रत्येक नागरिकों का कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों का पालन करे। संविधान के आदर्शों का पालन करे कैसे? राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, ये सब आदर्श का पालन करे। यही मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और भी 10 चीजें हैं, 10 मौलिक कर्तव्य है जो डिटेल में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, मौलिक कर्तव्य चैप्टर में। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान संशोधन 42वें जो 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में। ये आप इतनी बातें याद रखेंगे। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बाद जो है अब आता है अगला, एक और बात जान लें, ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, आप ये भी याद रखें। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में इतनी सारी बातें, जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण मताधिकार है जिसके माध्यम से भारत के समस्त नागरिकों को मत देने का समान अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, इसके तहत जो है भारत के समस्त नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला है, समस्त नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके माध्यम से प्रारंभ में यदि मतदान की बात करी जाए, ये तो हो गया सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि भारत के समस्त नागरिकों को मत देने का समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे भारत के समस्त नागरिकों को मत देने का समान अधिकार प्राप्त है और इसकी जो आयु हुआ करती थी पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका आयु जो है घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। और अभी जो है सार्वभौमिक मताधिकार का जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष हुआ करता था। अब 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। आपको ये बातें जाननी होगी। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कराता है। एक ये भी याद रखें एक पॉइंट को, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कराता है। आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलें दोस्तों, क्योंकि आपको यही पॉइंट जो है क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। समझते चलें और एक एक पॉइंट को आप डील करते चलें। आपको मजा तो तब आएगा जब मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व होंगे, तब आपको मजा आएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको तो याद रखनी होगी। देखें, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को सजग बनाने का भी काम करती है। एक बात और यहाँ पे याद रखें, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का अभिभावक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखें इस बात को। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक कैसे है, तो हम उसको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण। तो भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण यदि है तो वो किस तथ्य पे हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो लक्षण है वो संघात्मक है। तो दोस्तों पहले तो संविधान की सर्वोच्चता। संविधान भारत का इतना सर्वोच्च है कि यह विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसी के वजह से इसे संविधान की सर्वोच्चता का स्थान दिया गया। दूसरा है संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इकाइयों में शक्तियों का विभाजन। मतलब संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इकाइयों में विभाजन किया गया है। मतलब कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के हाथ में। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके संचालित करता है। ये इसके वजह से भी ये इसका संघात्मक लक्षण कहा जाता है। तीसरी चीज है लिखित और कठोर संविधान। दोस्तों आपको पता होना चाहिए लिखित संविधान तो है, और बात कठोर संविधान की आती है तो हमारे देश का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। क्यों कठोर संविधान है? क्योंकि इसे विशेष संविधान संशोधन द्वारा इसे संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो विशेष संविधान संशोधन द्वारा जो इसका संशोधन किया जाता है, इसीलिए इसे कठोर संविधान कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चौथा कहता है स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय। ये जो न्यायालय होता है उच्चतम न्यायालय, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना है और स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना हुई है यहाँ पे, क्योंकि 1773 ईस्वी में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे चलकर 1935 के अधिनियम के समय में उसे संघीय न्यायालय उसका नाम दे दिया गया। तो ये सारी चीजें आप पीछे देखे हैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों, ये जो न्यायपालिका होती है ये स्वतंत्र होती है। ये इस पर कोई दबाव नहीं बना सकता, चाहे विधायिका हो चाहे कोई भी हो, इस पर कोई सरकार दबाव नहीं बना सकती। यदि कोई सरकार भी गलती करती है तो उसे सजा देने का पूरा अधिकार न्यायपालिका के पास है। इसलिए स्वतंत्र और उच्चतम न्यायपालिका कहा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका इसीलिए इसे कहा गया है। तो स्वतंत्र और उच्चतम न्यायपालिका के वजह से भी इसे संघात्मक लक्षण की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये तीन चीजें हैं संविधान का। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक। तो अभी संरचना में संघात्मक आप देख चुके हैं, अब हम देखते हैं भावना में एकात्मक। दोस्तों जानते हैं भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। तो संरचना में संघात्मक आप देख चुके हैं। आप देखते हैं कि भावना में एकात्मक कैसे है भारतीय संविधान का स्वरूप। तो दोस्तों संविधान का स्वरूप भावना में एकात्मक इसलिए कहा जाता है कि पहला नंबर पॉइंट है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के अलावा दूसरा कोई संविधान संशोधन में सहयोग नहीं कर सकता है। केवल संसद ही संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है। दूसरा है दोस्तों, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे राज्य सरकार को अपना अधिकार होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में संसद को राज्य सरकार के लिए कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा है अखिल भारतीय सेवा। इस तीन कारण से दोस्तों भारतीय संविधान भावना में एकात्मक कहा जाता है। यदि हम चैप्टर संसद पढ़ेंगे तो उसे पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, पूरे अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे क्लियर होगा दोस्तों। अभी यहाँ पर तो एक डेमो है, क्योंकि जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वही एग्जाम में आपके आएंगे। वही एग्जाम में आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करेंगे तो तब समझ में आएगा कि हम कितने लेवल तक पढ़े हैं और हमारा पढ़ा हुआ कितना काम करेगा। तो ये पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। अभी आ रहा है जस्ट इसके बाद क्वेश्चन आएगा दोस्तों। दूसरा आता है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ये भी दोस्तों संसद जब पढ़ेंगे चैप्टर तो वहां पे क्लियर होगा अच्छे से। अखिल भारतीय सेवा, ये भी वहां पे क्लियर होगा। अभी इस तीन पॉइंट्स को सिर्फ ध्यान में रखना है, पढ़ना है, दिमाग में रखना है। एक पॉइंट्स आता है दोस्तों, कहता है कि भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक है तथा कुछ कठोर है। भारतीय संविधान की जो संरचना है कुछ एकात्मक है तथा कुछ कठोर है। इन सब पॉइंट्स को आप याद रखें, क्योंकि ये सब पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं ये सब दोस्तों, इसीलिए आपको ये सारी चीजें याद
दोस्तों अब आता है भारतीय संविधान में सूची। तो भारतीय संविधान में सूची की बात करी जाए तो भारतीय संविधान में 3 तरह की सूची होती है। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है दोस्तों, कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार एवं संसद जिम्मेवार होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। राज्य सूची में क्या होता है, कानून बनाने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होता है। समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों, कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेवार होता है। ये था सूची से रिलेटेड क्वेश्चन, सूची से रिलेटेड पॉइंट्स थे। आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली पूछेगा कि भारतीय संविधान में सूची कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है, कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार और पार्लियामेंट जिम्मेवार हो तो उसे संघ सूची कहते हैं। यदि कानून बनाने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार हो तो उसे राज्य सूची कहते हैं। और यदि कानून बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेवार हो तो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो दोस्तों आपको सूची के तहत इतनी सारी बातें याद रखनी चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण। भारत के राजनीतिक व्यवस्था के जो मूल लक्षण हैं, क्या है उसके मूल लक्षण, तो लक्षण तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 मूल लक्षण हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। पहला लक्षण ये कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। संसदात्मक मतलब होता है संसदीय रूप की सरकार। आपको पता है कि भारत का जो है सरकार वो ब्रिटिश से कॉपी किया गया है। पहले ब्रिटेन का सरकार था भारत में 1946 के पहले, 1947 के पहले। 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत एक नया संविधान सभा का गठन किया गया। तो उसके बाद उस समय ब्रिटिश की सरकार थी और ब्रिटिश में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार थी। अतः भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली की सरकार हो गई। तो कह सकते हैं कि इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता जो है भारत के हाथों में निहित है। सर्वोच्च सत्ता भारत के हाथों में इसलिए निहित है क्योंकि यदि भारत की जनता चाहेगी तो सरकार को बदल सकती है और सरकार को चुन सकती है। तो इस तरह की जो सिस्टम है, इस तरह की सिस्टम को प्रजातांत्रिक सरकार कहा जाता है। यानी कि भारत में जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, अतः इसे प्रजातांत्रिक सरकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो पॉइंट हो गए राजनीतिक व्यवस्था के ये 3 पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। फिर कहता है, अगला पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। कहता है भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ये पॉइंट्स पूछा हुआ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और बता दें, संघीय व्यवस्था में एकात्मक कारण। दोस्तों आता है संघीय व्यवस्था में एकात्मक के क्या कारण है। तो संघीय व्यवस्था में जो एकात्मक के कारण होते हैं, पहला है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति यदि हो, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो और अखिल भारतीय सेवा हो, ये 3 पॉइंट्स हैं। यदि 3 पॉइंट्स हो तो वो शो करता है संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के कारण को। आप इस 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे दोस्तों। हालांकि हम जब पढ़ेंगे राज्यपाल तो वहां पर हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल की होने के लिए कितनी एज होनी जरूरी है, उसका कितना कार्यकाल होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, तो सारी चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। अखिल भारतीय सेवा भी अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो एक डेमो है, पूरी पॉलिटी का जो यहाँ पे एक डेमो है वो है ये, इसीलिए आपको ये 3 पॉइंट्स अभी याद रखने हैं। संघीय व्यवस्था में एकात्मक के कारण क्या है, तो राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और दूसरा है अखिल भारतीय सेवा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।